मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। एज फार एज बेसिक इज कंसर्न कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी इवेंट की अगर हम बात करें, इवेंट यानी कि घटना की बात करें, तो किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होता है, एन ई अपॉन एन एस, जहाँ पे कि एन ई होता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो हमारे काम के आउटकम होंगे, ई जहाँ पे कि इवेंट है, और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ई एक इवेंट है। इवेंट क्या हुआ, जैसे हमने एक डाई को रोल कराया, ठीक है, वो एक इवेंट होगा। या हमने एक कॉइन को टॉस किया, वो भी एक इवेंट होगा। ठीक है। और सैंपल स्पेस, जो टोटल आउटकम होंगे ऐसे किसी भी केस में, जो उनका सेट होगा उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक कॉइन को टॉस कराएंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। ठीक है। सिमिलरली अगर एक डाइस को रोल कराएंगे तो आउटकम हमारा 1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, एंड सो ऑन। ठीक है। शॉर्ट में इतना ही है बेसिक। क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस में समझते चलेंगे थोड़ा थोड़ा, बाकी जब डिटेल में करेंगे तो डिटेल में करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 सेट्स ऑफ लेटर्स एंड यू हैव टू पिक एग्जैक्टली 1 लेटर फ्रॉम ईच सेट। 2 सेट हैं लेटर्स के और हमें दोनों ही सेट में से एक एक लेटर पिक करना है। और क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि बी और एन पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बी एंड एन को पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहले वाले सेट में हमारा बी आ रहा है, सेकेंड वाले सेट में एन आ रहा है, तो इनको हमें चूज करना है और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी। पॉज करके खुद से जरूर अटेम्प्ट करना है हर एक क्वेश्चन को, ठीक है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखेंगे तो समझ में आएगा। तो पहले वाले सेट में बी हमारा आ रहा है, पहले वाले सेट में टोटल 5 लेटर्स हैं और बी उनमें से एक है। सिमिलरली दूसरे वाले सेट में हमारे 6 लेटर्स हैं और एन उनमें से एक है। तो पहले सेट में से हम बी को चूज करें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। भाई बी को चूज किया जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बी एक लेटर है, टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, 5। 5 ऑप्शन है, बी उसमें से एक ऑप्शन है, तो 1/5 होगी प्रोबेबिलिटी बी को चूज करने की। और दूसरे सेट में से एन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, टोटल 6 लेटर्स हैं, एन उनमें से एक है, तो 1/6 होगी एन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब हमें बी और एन दोनों को चूज करना है और दोनों अलग अलग बातें हैं। ऐसा तो है नहीं कि बी और एन को हम साथ में, मतलब सेट 1 से चूज कर रहे हैं, जो चॉइस कर रहे हैं वो एकदम अलग है, सेट 2 से जो चॉइस कर रहे हैं वो एकदम अलग है। ठीक है। तो जब बी और एन दोनों को हमें चूज करना है, तो ये हमारा हो जाएगा बी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई एन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, आपस में एक दूसरे से उनका लेना देना नहीं है। ठीक है। और बी को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 1/5, एन को चूज करने की है 1/6, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1/30। ऑप्शन डी। क्या ये बात क्लियर होती है। ठीक है, समझ में आती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बी या फिर एन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। या तो बी को चूज करें तो भी चलेगा, बी जब हमने चूज कर लिया वो भी चलेगा, ठीक है, बाद में, और दूसरे सेट से कोई भी लेटर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर पहले सेट से कोई भी लेटर हो, दूसरे सेट से एन चूज हो जाए तो भी चलेगा। ठीक है। और ऑब्वियसली इसमें वो चीजें तो आएंगी ना जब बी और एन दोनों चूज हुए होंगे, क्योंकि वो भी चलने वाला है हमको। ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि जब हमने ये वाला केस लिया तो इसमें भी ये आएगा, और जब ये वाला केस लिया तो इसमें भी ये आएगा, है कि नहीं। और ऑलरेडी जब बी और एन दोनों चुने गए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी तो हम निकाल चुके हैं। ठीक है। तो जब बी या एन चुनने की प्रोबेबिलिटी बी या एन में से कम एक तो चुना ही जाए, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी कि बी को चुना गया प्लस प्रोबेबिलिटी जबकि एन को चुना गया, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो प्रोबेबिलिटी जबकि बी और एन दोनों को चुना गया था। ठीक है। सेट थ्योरी अगर आपने देखा होगा तो आइडिया होगा आपको कि एक तो है हमारा बी चुने जाने वाले केसेस, एक है हमारे एन चुने जाने वाले केसेस। ठीक है। और कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे कि दोनों चुने गए,
वो दोनों में काउंट होंगे, तो उनको एक बार हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली टोटल केसेस में कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जहां पे कि ना बी को चुना गया ना एन को चुना गया, वो दोनों सर्कल के बाहर होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो बी को चुनने की प्रोबेबिलिटी हमारी है 1/5, पहले ही निकाल चुके हैं। एन को चुनने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, और बी और एन दोनों चुने जाए इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/30, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे पूरा, 5 छक्का 30, 30 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आएगा यहाँ पे 6, अगले में 5 -1, यानी 10/30, जो बराबर हो जाएगा 1/3 के, ठीक है। ये यहाँ पे सर्कल थोड़ा सा ये ऊपर हो गया, बट बात तो समझ में आई गई होगी। ठीक है, अब ये तो हो गया तरीका इसको कन्वेंशनली सॉल्व करने का, बट हमें करना क्या था यहाँ पे कि या तो बी चुना जाए या एन चुना जाए। तो क्या हम ये नहीं कर सकते? हमें पता है कि देखो ऐसा भी हो सकता है कि बी और एन में से कोई भी ना चुना जाए, तो बजाय ये काउंटिंग करने के हम ये काउंटिंग कर लें कि कब बी और एन को नहीं चुना जाएगा, और उसको टोटल प्रोबेबिलिटी में से सब्ट्रैक्ट कर दें। भाई हमें इन एनी केस चुनना तो है ही, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है? 1 है, ठीक है। उसमें से वो केसेस हम घटा दें जबकि ना बी चुना गया ना एन चुना गया, ठीक है। तो जब हमने बी को नहीं चुना उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बी को नहीं चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 2 3 4, 4/5। और ऐसे ही एन को नहीं चुना गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/6। भाई 1 - 1/5, बी को नहीं चुनने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/6, एन को नहीं चुनने की प्रोबेबिलिटी, और इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ना तो हमें बी को चुनना है ना तो एन को चुनना है। तो ये आ जाएगा 4/5 × 5/6, 5 से 5 कट गया, 2/3, ठीक है। तो 2/3 वो पॉसिबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी है जबकि ना हमने बी को चुना ना एन को चुना। तो अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से 1 में से 2/3 को घटा देंगे तो हमें हमारा आंसर चुपचाप से आसानी से मिल जाएगा। और जब आसानी से आंसर मिल रहा है तो मुश्किल रास्ता क्यों चूज करेंगे, है कि नहीं? समझ में आती है बात ये? ठीक है, तो इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सेट हैं, वही सेम कहानी, लेकिन इस बार क्या है, कम से कम एक स्वर चुनने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और अब हम समझ चुके हैं कि हमको स्मार्ट वर्क करना है, तो हम बिना मतलब के झंझट में नहीं फंसेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एटलीस्ट 1 वॉवेल। तो हम यहाँ पे केस बनाए कि एक चुना जाएगा या 2 चुने जाएंगे, क्योंकि पहले वाले सेट में ही वॉवेल है, दूसरे वाले सेट में ही वॉवेल है। इससे बेहतर यह है कि हम ये निकाल लें कि एक भी वॉवेल नहीं चुना जाएगा। ना पहले सेट से हमें वॉवेल लेना है और ना ही दूसरे सेट से हमको वॉवेल लेना है। पहले सेट से वॉवेल नहीं लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई पहले सेट में ए वॉवेल है और ई वॉवेल है, 2 वॉवेल हैं 5 में से, यानी कि वॉवेल नहीं लेना है। तो बचे हुए 3 काम के हैं हमारे, और टोटल 5 है, 3/5 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले सेट में तो सिर्फ एक ही वॉवेल है, बचे हुए 5 काम के हैं, तो 5/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, सेट 2 के लिए। और दोनों को हम चुपचाप से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 3/6, यानी कि 1/2 हमारा वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जबकि कोई भी वॉवेल सेलेक्ट नहीं हुआ होगा। लेकिन हमें चाहिए क्या है? पिकिंग एटलीस्ट 1 वॉवेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 वॉवेल हमारा हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू टोटल प्रोबेबिलिटी यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जबकि कोई वॉवेल नहीं था, यानी 1 - हाफ। तो आंसर आ जाएगा 1/2, ऑप्शन ए, ठीक है। समझाने के लिए लिखा है, वरना इतना लिखने की कोई जरूरत थी नहीं। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी, देखो प्रोबेबिलिटी के केस में प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ये सब एक ही बातें हैं, ठीक है। जैसे परसेंटेज में कहा जा रहा है कि बारिश की संभावना 50% है। 50% मतलब कितना होता है? 1/2, हम जानते हैं, या 0.5, एक ही बात है, ठीक है। तो बारिश की संभावना 1/2 है, यानी कि 2 में से एक संभावना है कि बारिश होगी, 1/2 प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस बात की क्या संभावना होगी कि इट रेन्स ऑन एग्जैक्टली 3 days इन अ 5-day पीरियड। अंदाजा नहीं बोल रहा है, एग्जैक्टली 3 दिन, 5 दिन की अवधि में ठीक 3 दिन बारिश हो। मतलब क्या हुआ इसका?
ठीक 3 दिन बारिश हो, इसका मतलब ये हुआ कि 3 दिन तो बारिश होगी, 3 डेज तो बारिश होगी, ठीक है। 3 डेज हमारा रेन होगा, बारिश होगा, और बचे हुए 2 दिन हमारा नो रेन वाला सिनारियो होगा, बारिश नहीं होगी, ठीक है। और क्योंकि 50% पॉसिबिलिटी है बारिश होने की, यानी प्रोबेबिलिटी कि रेन हो, ये है हमारा 1/2, और प्रोबेबिलिटी कि रेन ना हो, ये भी है हमारा 1/2, ठीक है। अब लेकिन समस्या ये है कि देखो 5 दिन है हमारे पास, और 3 दिन बारिश होगी, ये तो नहीं कहा है कौन से 3 दिन, पहले 3 दिन भी हो सकते हैं, आखिरी 3 दिन भी हो सकते हैं, पहला दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन भी हो सकता है। तो ये 3 दिन तो हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे 5 में से। क्या बात समझ में आती है? 5 में से 3 दिन हमको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। 5 में से 3 दिन सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? 5C3। तो इतने टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे, जबकि 3 दिन बारिश हो और 2 दिन बारिश ना हो, ठीक है। और 3 दिन बारिश हो रही है तो 1 दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो 3 दिन बारिश होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 का होल क्यूब। ऐसे ही 2 दिन बारिश नहीं हो रही है और बारिश नहीं होने की प्रोबेबिलिटी भी है 1/2, और 2 दिन बारिश नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है हमारा 1/2 का होल क्यूब बारिश होने का, और ये है हमारा बारिश नहीं होने का। और 5C3 है, ठीक है, सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज, ठीक है। जितने तरीकों से 3 दिन हमारा चूज कर सकते हैं हम 5 में से, और ये हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5C3। ये कितना आएगा? 5C3 कितना होगा? 5C3 यानी कि 5 × 4 × 3 डिवाइड बाई 3 × 2 × 1। 3 से 3 गया, 4 से 2 गया, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5C3 10 होगा, और ये 1/2 की पावर 5 है, यानी कि 1/2 की पावर 5, 1/32, 5/16 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? एक अच्छा सवाल है कि नहीं? क्लियर होती है बात? ठीक है, कहीं कोई समस्या इसमें? ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन एग्जैक्टली वहां पे बारिश तो नहीं हो रही थी, वहां पे फायर किए जा रहे थे, पर एसएससी सीजीएल मेंस में इस बार आया है, ठीक है। उसके पीछे भी यही लॉजिक होगा, और वो मैंने जो वीडियो बनाया था प्रोबेबिलिटी का, एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस का, वहां पे डिस्कस किया है। क्या लॉजिक आपको समझ में आता है? ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, एक कॉइन को हमने 5 बार टॉस किया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट लैंड हेड्स अप इन लास्ट 2 टॉसेस। 5 बार टॉस किया है हमने, इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि अंतिम 2 बार जब हमने उसको उछाला तो सिक्का हेड पर, चित पर नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अंतिम 2 बार हमने उछाला, अगर उसको हेड पे नहीं आना है तो कहां पे आना है? टेल पे आना है। यानी कि लास्ट के 2 जो टॉस थे हमारे, लास्ट के 2 जो टॉस थे हमारे, उन दोनों में क्या आया है? टेल आया है। पहले 3 में क्या आया है? इससे क्वेश्चन को कोई मतलब नहीं है, हेड आया हो, टेल आया हो, क्वेश्चन कह ही नहीं रहा इसके बारे में कोई बात। क्वेश्चन सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि जो आखिरी 2 बार है वहां पे पक्का टेल आया है, ठीक है। ये बात समझ में आती है? अब देखो आखिरी 2 बार क्या क्या केसेस हो सकते थे। पहले 3 बार कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भूल जाओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले 3 बार क्या आता है, कब हेड आया, कब टेल आया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब आखिरी 2 बार से है। तो अगर हम आखिरी 2 बार की बात करें तो आखिरी 2 बार या दोनों में हेड आ सकता था, या पहले में हेड आता दूसरे में टेल आता, या पहले में टेल आता दूसरे में हेड आता, या दोनों में टेल आता। 4 केस बनते हमारे, 4 पॉसिबल केसेस थे। लेकिन हमारे काम का केस कितने हैं? काम का तो सिर्फ वही केस है जबकि हेड नहीं आया है, यानी कि सिर्फ आखिरी वाला, ठीक है। तो ये हमारा फेवरेबल केस है, मतलब का केस है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी इस केस में? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी मतलब का केस 1, टोटल केस 4, 1/4, बात खत्म, ऑप्शन बी, ठीक है। यहां पे ध्यान क्या रखना था कि जब सिर्फ आखिरी के 2 बार के बारे में पूछा है तो पहले 3 बार क्या आया क्या नहीं आया इससे हमें कोई मतलब नहीं, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या रैंडमली सेलेक्ट की जाती है, यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह 5 से विभाज्य हो लेकिन 7 से विभाज्य ना हो।
जो हम संख्या सेलेक्ट कर रहे हैं वो 5 से तो डिविजिबल हो लेकिन 7 से डिविजिबल ना हो। 5 से डिविजिबल होना भी है और 7 से डिविजिबल नहीं भी होना है। पहली 100 में से चुनना है, तो पहले 100 में से 5 से डिविजिबल कितने होंगे? 100/5 कर दो, तो 20 ऐसे नंबर्स आएंगे हमारे जो कि डिविजिबल बाई 5 है। लेकिन हमें और क्या चाहिए कि 7 से डिविजिबल ना हो, ठीक है। लेकिन हमारे मतलब किससे है? 5 से डिविजिबल होने वालों में से 7 से डिविजिबल ना हो। हमें ओवरऑल नहीं निकालना है कि 100 में से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ वो संख्याएं निकालनी है जो 5 से तो डिविजिबल हैं बट 7 से डिविजिबल ना हो, ठीक है। वो हमारे काम की है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 20 नंबर हमारे निकले हैं इसमें से वो नंबर देख लें जो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल हो। तो अगर कोई संख्या हमारी 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है, 5 से भी और 7 से भी, यानी कि वो 5 × 7 35 से डिविजिबल होगी। 35 से डिविजिबल कितनी संख्याएं हो सकती हैं 100 से कम? 35, 70 भाई 105 तो अगली है लेकिन वो 100 से बड़ी है। तो सिर्फ यही दो संख्याएं हैं और यही हमको घटानी पड़ेगी क्योंकि 7 से डिविजिबल नहीं चाहिए। तो हम 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 18 ऐसी संख्याएं हैं जो हमारे काम की हैं। ये फेवरेबल केस है, हमारे काम के केस हैं, ठीक है। टोटल केस कितने हैं भाई? 100 में से कोई एक सेलेक्ट करनी है, टोटल 100 है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी काम के केस 18 डिवाइड बाई टोटल 17, टोटल 100, ठीक है। तो 18/100 यानी कि 9/50 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। कहीं कोई समस्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि 5 चिल्ड्रन अमन, बिनीता, चारू, दिनेश एंड ईशा sit randomly in 5 chairs in a row facing north. So what is the probability that Binita and Isha sit next to each other? अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा हमको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का अरेंजमेंट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने मेरा पीएनसी का सेशंस देखा है या किसी भी का भी देखा है, आपको आइडिया है उसका, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन नई आइडिया तो जान लेते हैं कि जब भी हम किसी लाइन में अरेंजमेंट करेंगे, लीनियर अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, और अगर n लोगों को हम एक लाइन में बिठा रहे हैं तो क्या होगा? लीनियर अरेंजमेंट करने के n लोगों को तरीके हो जाएंगे। n फैक्टोरियल, फैक्टोरियल तो पता होगा, फैक्टोरियल होता है हमारा कि अगर हम 5 फैक्टोरियल की बात करें तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और n फैक्टोरियल होगा इन जनरल तो n × n-1 × n-2 टिल 1, ठीक है। तो जब भी लीनियर अरेंजमेंट की बात करेंगे तो n फैक्टोरियल तरीके होंगे n लोगों को बिठाने के। और यही अगर हम सर्कल में बिठाएंगे तो सर्कुलर अरेंजमेंट में n लोगों को बिठाने के तरीके होंगे n-1 फैक्टोरियल, जो कि हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी सर्कल का कोई ओर या छोर नहीं होता है, कोई सिरा नहीं होता है, कहीं से शुरुआत नहीं होती, कहीं पे एंड नहीं होता है, ठीक है। सर्कल में कहीं स्टार्ट या एंड नहीं होता, लाइन में होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लाइन को सर्कल बना देते हैं तो उसमें स्टार्ट या एंड खत्म हो जाता है, इसीलिए हमको n से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आती है बात ये? अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम ए बी सी को एक लाइन में बिठाएं तो कितने तरीके होंगे? 3 है, ठीक है। एक लाइन में अरेंज करें इनको 3 फैक्टोरियल तरीके होंगे, यानी कि 3 × 2 × 1 6 तरीके होंगे। ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी और सी बी ए, ये 6 तरीके होंगे। लेकिन अगर हम इनको सर्कल में बिठाते हैं तो लेटर से पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, एक ये तरीका हो गया, ठीक है। और अगला तरीका हो जाएगा हमारा जब पहले ए आए, फिर सी आए और फिर बी आए। तो सिर्फ 2 ही तरीके तो हुए, 2 फैक्टोरियल या 3-1 फैक्टोरियल, है कि नहीं? सिर्फ 2 तरीके हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो अगर आप ए से स्टार्ट करोगे, लीनियर अरेंजमेंट के हिसाब से देखते हैं, अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे तो ये होगा ए बी सी। अगर बी से स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा बी सी ए। अगर सी से स्टार्ट करोगे तो ये हो जाएगा सी ए बी। यानी कि ये तीनों के तीनों हमारे लीनियर अरेंजमेंट पहले वाले सर्कुलर अरेंजमेंट में इंक्लूड हो रहे हैं। सिमिलरली यहां पे ए सी बी ए और बी ए सी, ठीक है। तो ये
दूसरे वाले सर्कुलर अरेंजमेंट में हमारे इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी हम सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे n-1 फैक्टोरियल होगा, और जब भी लीनियर अरेंजमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे n फैक्टोरियल होगा। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करते हैं कि 5 हमारे बच्चे हैं, 5 चिल्ड्रन हैं, अमन, विनीता, चारू, दिनेश एंड ईशा, और उनको हमें 5 चेयर्स में बिठाना है, रो में फेसिंग नॉर्थ, लीनियर अरेंजमेंट है। ठीक है, तो कुल कितने तरीके हो सकते हैं? 5 लोग हैं, लीनियर अरेंजमेंट है, 5 फैक्टोरियल तरीके होंगे, यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120, 5 चौके 20 छंगा 120। ठीक है, टोटल 120 आउटकम होंगे, तरीके होंगे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि विनीता और ईशा एक दूसरे के बगल में बैठी हो, यानी कि विनीता और ईशा को हमें एक साथ बिठाना है। ठीक है, बाकी कैसे भी बैठे हो कोई समस्या नहीं है, लेकिन विनीता और ईशा को एक साथ बिठाना है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, विनीता और ईशा को एक ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितने यूनिट्स हो गए? अमन है, विनीता, ईशा एक साथ हैं, दिनेश है और ईशा है, यानी 4 ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, विनीता ईशा एक ही ग्रुप हो गया। 4 ग्रुप को एक लाइन में बिठाना है, कितने तरीके होंगे? 4 फैक्टोरियल तरीके होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना, मान लो कि हमने बिठाया, अमन है, फिर विनीता और ईशा है, फिर चारू है, फिर दिनेश है। ठीक है, ये साथ में तो बैठे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि ये साथ में बैठ के आपस में अरेंज हो जाए, यानी पहले ईशा है फिर विनीता है, तब भी तो कोई समस्या नहीं, तब भी साथ में ही रहेंगे। ठीक है, तो आपस में तो ये अरेंज हो सकते हैं, तो 2 लोग हैं आपस में अरेंज होंगे, कितने तरीके होंगे? 2 फैक्टोरियल, तो वो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये टोटल तरीके हो गए 120, ये हमारे काम के तरीके हो गए, फेवरेबल तरीके हो गए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी? इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेवरेबल, यानी कि 4 फैक्टोरियल इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है, वैसे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, 5 फैक्टोरियल क्या हो जाता है हमारा, वैसे ही 5 × 4 फैक्टोरियल हो जाता है, अगर लंबा कैलकुलेशन होता तो उसके लिए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 2/5, ऑप्शन बी। क्लियर होती है बात? ठीक है, समझ में आता है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 5 बच्चे हैं, ABCD वही सेम चीज, बट इस बार सर्कल में बैठे हुए हैं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि विनीता और ईशा साथ में बैठे हो। ठीक है, सर्कल में बैठे हैं वो, सर्कल में बिठाने के तरीके कितने होंगे 5 लोगों को? 5 - 1 फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल। और सर्कल में भी जब विनीता और ईशा को साथ में बिठाएंगे तो अब हमारे पास कितने ग्रुप हो गए भाई? एक तो अमन हो गया, विनीता और ईशा साथ में ही है, और सी और डी, टोटल 4 ग्रुप हैं। सर्कल में बिठाएंगे तो तरीके हो जाएंगे 4 - 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन विनीता और ईशा को आपस में तो अरेंज कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब किसी को ये डाउट हो सकता है कि विनीता और ईशा को जब बिठा रहे हैं तो आपस में अरेंज करें, तब भी तो सर्कल में अरेंज करें, लेकिन एक बार हमने एक जगह पे सर्कुलर अरेंजमेंट अप्लाई कर दिया तो उसके बाद बाकी बचे हुए लोगों को कैसे बिठाओगे, इससे तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अब विनीता और ईशा का अरेंजमेंट हमें वैसे ही करना है जैसे किसी लीनियर अरेंजमेंट में करते, यानी यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आएगा, 2 - 1 का फैक्टोरियल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3 फैक्टोरियल इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 × 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन डी। कहीं कोई समस्या? अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए विल नॉट अकर इज 0.8। ए नहीं होगा इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8, एंड प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट बी विल नॉट अकर इज 0.6। इफ इवेंट्स ए एंड बी कैन नॉट बोथ अकर टुगेदर, यानी कि ए और बी दोनों साथ में नहीं घटित हो सकते, जब ए होगा तो बी नहीं होगा, जब बी होगा तो ए नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर इवेंट ए और इवेंट बी विल अकर, कि या तो इवेंट ए हो या इवेंट बी हो। ठीक है, तो इवेंट ए नहीं हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको क्या दी है? 0.8। तो अगर ए नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है तो इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 0.8, यानी कि 0.2 है कि? सिमिलरली अगर बी इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 दी है
तो होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4। तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, बी के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि ए या बी में से कोई एक तो हो, यानी कि ए यूनियन बी, है कि नहीं? और हमको पता है कि ए यूनियन बी क्या होगा, ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस बी के होने की प्रोबेबिलिटी, और इसमें से हमें वो घटाना पड़ेगा जब दोनों हुए होंगे, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी क्या हमको पता है? बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इवेंट्स ए एंड बी कैन नॉट बोथ अगर टुगेदर, दोनों साथ में नहीं हो सकते। और अगर दोनों साथ में नहीं हो सकते तो फिर तो हमको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। जब हो ही नहीं सकते साथ में, प्रोबेबिलिटी जीरो है। ठीक है, बस खत्म हो गया सवाल। पी ए हमारा है 0.2, पी बी हमारा है 0.4, तो 0.2 प्लस 0.4 आंसर आ जाएगा 0.6। ठीक है, जो कि हो गया हमारा 3/5, 60%, 3/5। क्लियर है? ऑप्शन सी। यही कोई समस्या? ओके, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं डेटा सफिशिएंसी पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी पे। इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है क्वेश्चन, ईच ऑफ द मार्बल्स इन अ जार इज ईदर रेड और वाइट और ब्लू। एक जार में जो भी कंचे हैं, कुछ कंचे हमारे लाल हैं, कुछ सफ़ेद हैं, कुछ नीले हैं। इफ वन मार्बल इज टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द जार, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल विल बी ब्लू। हमें यह पता लगाना है कि अगर एक मार्बल हम निकाल रहे हैं रैंडमली जार में से, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मार्बल हमारा ब्लू हो। एक तरीका तो ये है कि हमें ये पता चल जाए टोटल कितने मार्बल हैं जार में और ब्लू मार्बल कितने हैं जार में। अगर सिर्फ और सिर्फ इतना भी पता लग जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। या फिर टोटल पता लग जाए और रेड और वाइट मार्बल कितने हैं ये पता लग जाए तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है क्या इन्फॉर्मेशन दी है। इन्फॉर्मेशन समझते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है देयर आर अ टोटल ऑफ 24 मार्बल्स इन द जार, 8 ऑफ विच आर रेड। तो 24 मार्बल हैं हमारे जार में, जिसमें से 8 तो रेड हैं। अब अगर 8 रेड हैं तो बचे हुए कितने हुए? 24 माइनस 8, 16। अब ये 16 या तो वाइट होंगे या ब्लू होंगे। तो क्या पहला स्टेटमेंट हमारा सफिशिएंट है ये प्रोबेबिलिटी पता लगाने के लिए कि ब्लू मार्बल कितने हैं टोटल में से? भाई हमें प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है कि ब्लू मार्बल कितने हैं, ब्लू मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये कब होगा कि टोटल ब्लू मार्बल जितने होंगे डिवाइडेड बाई टोटल मार्बल जितने होंगे। हमें यही तो निकालना है। तो क्या सिर्फ पहले स्टेटमेंट से हम ये बात निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि पहले स्टेटमेंट सिर्फ इतना पता चलता है कि व्हाइट और ब्लू मार्बल मिला के 16 हैं, ब्लू कितने हैं नहीं पता चलता। तो पहला स्टेटमेंट अकेले तो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल सेलेक्टेड विल बी व्हाइट इज 1/2। तो सेकंड स्टेटमेंट को अगर सिर्फ पढ़ें तो उससे ये पता चलता है कि व्हाइट मार्बल सेलेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ठीक है, व्हाइट मार्बल सेलेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। लेकिन व्हाइट के अलावा हमारे रेड और ब्लू दोनों हैं, यानी कि अगर ये 1/2 है तो रेड या ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2। लेकिन इससे हमें ब्लू की प्रोबेबिलिटी तो नहीं पता चली ना, ये तो रेड और ब्लू की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट अकेला भी सफिशिएंट नहीं है। तो बी ऑप्शन भी हमारा गड़बड़ हो गया। क्या दोनों मिला के हम आंसर कर सकते हैं? तो पहला स्टेटमेंट हमें यह बता रहा है कि रेड मार्बल 8 हैं, व्हाइट और ब्लू 16 हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि व्हाइट मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो अगर टोटल हमारे 24 हैं और व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाइट अपॉन टोटल कितना हुआ? 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पर क्या यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल, यहां से हमें व्हाइट मार्बल की वैल्यू निकल आएगी और जैसे ही व्हाइट मार्बल की वैल्यू निकल गई तो ब्लू मार्बल भी पता चल गए। तो डेफिनेटली हमारे दोनों स्टेटमेंट मिला के हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकालने के लिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, बट डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इतना जानना है कि कितनी इंफॉर्मेशन से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी निकालने के लिए यहाँ पे निकालेंगे तो हमें पता है टोटल 24 है और व्हाइट अगर W है तो W/24 इज 1/2, यानी कि व्हाइट वाले मार्बल हमारे 12 आ गए। टोटल 16 है, 16 में से अगर व्हाइट हमारे 12 हैं तो ब्लू हमारे आ जाएंगे 4। टोटल 24 हैं तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी?
ये हो जाएगा हमारा 4/24 यानी कि 1/6। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे आज के जो भी क्वेश्चंस थे प्रोबेबिलिटी पे हमने टोटल 10-11 सवाल किए। आई होप आपको सेशन में जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे, सेशन पसंद आया होगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे ऐसे ही और भी सेशंस का। प्रोबेबिलिटी पे कल से मैं प्रॉपर एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट वीडियोज़ अपलोड करूँगा, तो वो आप ज़रूर कल से देख सकते हैं। अगर सेशन को आप लाइक करना चाहते हैं, आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए इससे। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं कल।